Hello students, welcome to your science online classes. Today we are going to start the next topic of chapter number 1, life processes, in which we have already studied about the topic nutrition and the second topic respiration, type of respiration, aerobic, anaerobic respiration and respiration in plants. So our today's topic is respiration in animals. Let's start from here. और इन चीज़ों को पढ़ने से पहले हम एक बात आपको बता देते हैं बच्चों कि ध्यान दीजिएगा, जो भी डायग्राम आपको जहाँ पे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आपको एक शॉर्ट नोट्स इस तरह से दे रहे हैं, तो उससे या बुक से आपके पास जो भी सोर्सेज हो वहाँ से आप क्या करेंगे, डायग्राम को अपनी कॉपी में ज़रूर ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो न्यूट्रिशन टॉपिक में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है या फिर न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस वाला, या तो फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग है जिसमें आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करना था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और उसके बाद आपको रेस्पिरेशन टॉपिक में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में स्टोमेटा का डायग्राम है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और फिर यहाँ पर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको एक डायग्राम आज मिलने वाला है न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में। तो ये सारे डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे नीट एंड क्लीन और उसको प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, बिकॉज आप सारे लोग 10th क्लास में हैं। तो एक बात का जरूर ध्यान रखिए कि जिन्होंने बुक नहीं परचेज किया अभी, वो बुक परचेज कर लीजिए ऑफिस से। अगर आप ले सकते हैं एनसीईआरटी बुक वहाँ पर अवेलेबल है तो आप वहाँ से ले सकते हैं, मार्केट से ले रहे हैं तो एसचांद बुक आप ले सकते हैं। आप कोई भी बुक लीजिए, टॉपिक्स आपको सब सेम मिलेंगी। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी स्टडीज किस तरह से करते हैं, जबकि आपके स्कूल जो है वो ओपन नहीं है। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कहीं से भी पढ़िए, किसी भी बुक से पढ़िए, टॉपिक्स आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक जो कि है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। न्यूट्रिशन बार बार याद आ रहा है क्योंकि हम लोग लास्ट टॉपिक अभी अपनी कंप्लीट किए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जैसे एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। तो जो भी चीजें हैं उन सब में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग होता है। प्लांट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, एनिमल्स के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में चलिए हम लोग अपनी नोट्स से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं, जब हमने आपको ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, वैसे तो बुक में आपके लास्ट टॉपिक है, वैसे ब्रीदिंग मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया है कि एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। तो बच्चों एक चीज बताइए कि इनहेलेशन प्रोसेस जब होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। मतलब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, अंदर लेते हैं सांस लेते टाइम, और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करते हैं अपनी बॉडी से। तो ये है मैकेनिज्म किस चीज का, ब्रीदिंग का, जो आपने पिछली बार डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। आगे है रेस्पिरेशन इक्वेटिक एनिमल्स में। इक्वेटिक एनिमल्स कौन से होते हैं? जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। इक्वेटिक जो हाइड्रो एनिमल्स जिनको कहते हैं, हाइड्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे कहते हैं, तो वो उनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है? एक्चुअली वो अपने गिल्स की हेल्प से लेते हैं, जो उनके अंदर गिल्स होती है वहां से ही वो लेते हैं। जैसे फिश है तो वो फिश इक्वेटिक है ना, क्योंकि पानी में रहती है ना, तो आपको पता है वो क्या करती है, अपने गिल्स से लेती है, अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट करती है ना। सेकेंड आता है रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल और लैंड ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो जमीन पर रहने वाले हैं उनके अंदर किस तरह से होता है, तो उसके बारे में ध्यान दीजिएगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो लैंड एनिमल्स हैं या फिर जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर जो एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, वो अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, जैसे अमीबा है ना, यूनिसेलुलर है ना, तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कहीं नोज है या फिर उनके अंदर कोई सिस्टम है, क्योंकि वो एक सेल से बने हैं तो वहां पर कोई ऑर्गन सिस्टम बनने का सवाल ही नहीं उठता। तो वहां वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल्ड होते हैं या यूनिसेलुलर होते हैं, वो अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही, आपने अमीबा में न्यूट्रिशन पढ़ा है कि वो अपने सेल से ही क्या करता है, वहीं पर सीडोपोडिया ड्रॉ करता है, वहीं से इनटेक करता है फूड को, और फिर अपनी उसकी जो सेल होती है उसका ही आउटर कवरिंग एक जगह से ब्रस्ट होती है और वहीं से रिमूवल हो जाता है वेस्ट का। सेम एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेशन भी होता है उनके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। अर्थवर्म जो है, अर्थवर्म आप जानते हैं, अर्थवर्म केचुआ जिसे कहते हैं वैसे हिंदी में, तो अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन, उसकी जो गीली स्किन होती है उसके थ्रू वो क्या करता है, अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। फिश, आपको ये सारे का मैकेनिज्म हम नहीं पढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि आपकी बुक में मतलब आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है कि हर एक का आपको मैकेनिज्म पढ़ना है। आपको एक्चुअली पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, इनके बारे में आपको इन शॉर्ट ही जानना है। तो ध्यान दीजिएगा कि अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन के थ्रू करता है रेस्पिरेशन। फिश जो है वो अपनी गिल्स के थ्रू करते हैं, आपको पता ही है।
फ्रॉग अपने मॉइस्ट स्किन के भी थ्रू करता है और लंग्स के भी थ्रू करता है। आपको पता है कि फ्रॉग जो है वो लैंड एंड एक्वेटिक भी है, पानी में भी रहता है, और टेरेस्ट्रियल या लैंड ऑर्गेनिज्म भी है। तो इस वजह से क्या करता है, ये अपने मॉइस्ट स्किन के भी थ्रू करता है और लंग्स के थ्रू भी अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। इंसेक्ट्स जो होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से होल्स पाए जाते हैं जिन्हें स्पाइरकल कहा जाता है, SPIRACLES, स्पाइरकल्स कहा जाता है। उन स्पाइरकल्स के थ्रू इंसेक्ट्स अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं, बर्ड्स अपने लंग्स के थ्रू करती हैं। तो ये हो गया पूरा टेरेस्ट्रियल या लैंड ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन, कि वो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो किस तरह का रेस्पिरेशन प्रोसेस या कौन सी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से करते हैं। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीजों को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एंड मेन टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हम आप हैं, तो हमारे अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस, जो श्वसन की प्रक्रिया है, सांस लेने की प्रक्रिया है, ये कैसे होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये यहाँ पर एक हमने शॉर्ट ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ कर दिया है रफली, कोई बहुत प्रॉपर डायग्राम नहीं है, आप बुक से देख करके ड्रॉ करिएगा, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ये यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, जिससे कि एक ह्यूमन जो है वो अपनी सांस लेगा, पूरा सांस लेने की प्रोसेस करेगा। उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उस सबसे पहले उसके बारे में जान लेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स जो हैं, फर्स्ट वन इज नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया या इसे विंड पाइप भी कहा जाता है, रिब्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली, लंग्स, डायफ्राम। These are the parts of human respiratory system। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फंक्शन के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल की जब बात करेंगे तो हमारी जो नोज होती है उसके ऊपर आपने 2 होल देखे हैं ना, तो वो होल क्या होती है, दीज आर नॉस्ट्रिल्स, जहां से एयर इनटेक करेंगे हम, जहां से एयर हमारे अंदर जाएगी। और उसके बाद आती है फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, है ना। आपको ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं। यहां से देखिए तो चीजें ज्यादा अच्छे से आप समझ लेंगे। नॉस्ट्रिल से आपकी जो एयर है वो क्या हुई, अंदर की तरफ गई। यहाँ पर नासल पैसेज है, जिसको नेसल कैविटी भी कहा जाता है, जहां पर आपने लैरिंग्स और फेरिंग्स के बारे में पढ़ा। लैरिंग्स आपका वॉइस बॉक्स है, जो कि आपकी गले के पास होगा। सो फेरिंग्स से होते हुए जो एयर है आपकी, वो कहां पर आई, लैरिंग्स में। लैरिंग्स से आगे बढ़ते हुए कहा जाती है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, ठीक है। विंड पाइप में जब जाती है एयर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं। दीज लाइंस आर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, इनको रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। ये कार्टिलेज से बनी हुई ऐसी रिंग्स होती हैं जो हार्ड होती हैं थोड़ा, और ये इसलिए होती हैं जिससे आपकी जो विंड पाइप है ना, वो आपस में कंबाइन ना हो सके, मतलब मिल ना सके, और जब एयर आ रही है या जा रही है तो वो उसी में कोलैप्स ना हो, बल्कि फ्रीली एकदम अच्छे से टाइटली रहे और वो आराम से वहां से एयर पास हो सके। सो इस तरह से इसकी बनावट होती है। फिर विंड पाइप जो है यहाँ से या ट्रैकिया से होती हुई जब एयर आगे की तरफ बढ़ती है, तो ट्रैकिया आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है, जिसको ब्रोंकस कहा जाता है। सो ये एक इधर राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस, 2 में ये डिवाइड हो जाते हैं। फिर ये ब्रोंकस जो होते हैं, आप देखिए यहाँ पर आपको 2 स्ट्रक्चर ये वाला जो मिल रहा है, दीज आर लंग्स, आवर लंग्स, हमारे अंदर जो लंग्स हैं यही है लंग्स, जो कि हमारा ये पूरा चेस्ट कैविटी आपका कहलाता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी के अंदर आपकी लंग्स है, और ये लंग्स आपकी कहाँ, रिब केज के अंदर पैक होती हैं। रिब केज इसके ऊपर होगा, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। हमारे लंग्स हो गए, हार्ट्स हो गए, इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। अब देखिएगा कि लंग्स फिर क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंट है, हाँ, ये आपका जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस डिवाइड हो गया, फिर से फर्दर डिवाइड होता है। ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, दैट आर ब्रोंकस, एंड फिर ब्रोंकस डिवाइड होता है किस चीज में, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है। ब्रोंकियोल्स में यहां देखिए इस तरह से आपकी जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो गई किस चीज में, ब्रोंकस में। देन ब्रोंकस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी पार्ट्स, दैट इज ब्रोंकियोल्स। अब ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, ये लास्ट में जो इनकी एंडिंग होती है ना, ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर पर होती है, एंड दिस बैलून लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज एल्वियोली। इसको क्या कहा जाता है, एल्वियोली कहा जाता है, या एयर सैक भी कहा जाता है। एक्चुअल इनका डायग्राम जो होता है वो इस तरह से होता है। ये ब्रोंकियोल से आई और इस तरह से बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ऐसा क्यों होता है? जैसे आपने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें भी क्या होता है, ये इंटेस्टाइन में इस तरह से क्यों होता है कि वो लार्ज सरफेस एरिया यहाँ पर विली होती है, सरफेस एरिया देती है जिससे और डाइजेशन हो सके। इसी वजह से यहाँ पर भी होता है इसका इस तरह से डायग्राम, जिससे ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एयर को और ज्यादा इनटेक करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गई बात किस चीज की, एल्वियोली की। और एल्वियोली को एयर सैक भी कहा जाता है। एल्वियोली के थ्रू ही फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा ब्लड वेसल्स में भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन, जो कि एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। वो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्सअप करता है, हमारी बॉडी में पहुंचाता है। एक लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, डायाफ्राम, या फिर इसको शीट ऑफ मसल्स भी कहा जाता है। ये डायाफ्राम क्या करते हैं, ये चेस्ट एरिया को हमारे बढ़ाने और छोटा करने में हेल्प करते हैं। आपने देखा जब आप सांस लेते हैं तो आपका चेस्ट एक बार ऊपर आता है, एक बार अंदर जाता है। जब आप सांस अंदर, अपनी खुद की सांस अंदर और बाहर करके देखिए, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो चेस्ट कैविटी अंदर जाती है, जब सांस आप छोड़ते हैं तो चेस्ट कैविटी बाहर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डायफ्राम जो होता है ये पुश होता है। ठीक है, जब आप अंदर लेंगे सांस को तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा और अंदर की तरफ दब जाएगा हमारा चेस्ट, है ना। और जब आप छोड़ेंगे तो डायफ्राम नीचे जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, चेस्ट हमारा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये भी सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, इनहेल करने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है। सो ये हो गई बात हमारी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आई थिंक ट्रांसपोर्टेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।